द प्राइवेट सेक्टर्स आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। इसको अंडरलाइन करो। प्राइवेट जो भी सेक्टर्स हैं उसमें जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, जो भी एक्टिविटीज होती है, वो क्यों होती है? फायदा कमाने के लिए। कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री जब अपना पैसा लगाया है तो वो चाहता है कि जितना पैसा हम लगाए हैं वो तो वसूल हो ही जाए, उससे भी ज्यादा हमें इनकम हो जाए। तो क्या मेन मकसद होती है? टू अर्न प्रॉफिट। टू गेट सच सर्विसेज वी हैव टू पे मनी टू दीज इंडिविजुअल्स एंड कंपनी। ऐसे जगहों से सेवाओं को लेने के लिए हमें कुछ ज्यादा पैसे भी पे करने पड़ते हैं और हमें उस कंपनी के लिए भी कुछ ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं। द पर्पस ऑफ द पब्लिक। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं? पेज नंबर पेज नंबर 33 बेटा, 33 पेज पर है हम लोग। अब यही लास्ट टॉपिक है, इसको पढ़ लिया जाए तो फिर इसको रिवाइज करके और फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? जेंडर, रिलीजन, कास्ट की नहीं, हिस्ट्री का दूसरा लेसन पढ़ेंगे, नेशनलिज्म इन इंडिया। यही दोनों में से कोई एक पढ़ना है। अब जैसा तुम लोग कहोगे वैसा स्टार्ट किया जाएगा। पहले आज को इसको कंप्लीट कर लिया जाए। मैम नोट्स अपने से लिखेंगे। नोट्स तो तुम लोगों को बनाना है बेटा, कुछ कुछ तुम लोगों को होमवर्क भी दिया जा रहा है, हम नोट्स इसका भेज भी देंगे। कुछ इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको हम अलग से प्रिपेयर करके, तुम्हारा लेसन कवर हो जाए तब ना। थोड़ा थोड़ा सा के लिए बनाना रोज बड़ा बर्डन हो जाता है। यहाँ आओ, फिर यहाँ से जाओ, फिर रेडी करो, फिर नोट्स तैयार करो, फिर तुम लोगों को भेजो, और तुम लोगों को रोज हर सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा तो तेरे लिए भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए 2-4 दिन गैप करके देने से अच्छा है। अब ये लेसन ओवर हो जाएगा तो आज नोट्स भेज दिया जाएगा, और कल सैटरडे है, फिर संडे है, दोनों दिन बैठ करके तुम लोग अपना अपने से भी नोट्स प्रिपेयर करना, भेजा हुआ नोट्स भी लिखना। और इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के लिए एक चीज याद रखो, you have to complete all the in-text exercises as well as the exercises given in your the lesson. लेसन के लास्ट में जो एक्सरसाइज दिए गए वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसमें से कुछ भी छोड़ने लायक नहीं। और वही कंडीशन इन टेक्स्ट के भी है, बीच बीच में टेबल बना करके कुछ कुछ क्वेश्चंस बीच में दे दिए गए हैं, उन्हें भी आपको करना है। ठीक है ना? ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे, फायदेमंद होंगे। होमवर्क कॉपी में मैम करेंगे ये। हाँ बेटा, सारे बिल्कुल कर लियो तो बहुत मैम हम भी कर रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया। तो इसीलिए ना पहले ही बता दिया जाए कि ये सबको कंप्लीट करना है, जरूरी है। ठीक, चलो अब इसको आगे देखा जाए। द पर्पस ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। ये किसके लिए कहा जा रहा है? पब्लिक सेक्टर के लिए। पब्लिक का मतलब ही क्या है? लोग, लोगों के लिए, जनता के लिए। तो जनता के लिए यदि सुविधाएं दी जा रही हैं तो जनता तो तरह तरह की है, कोई पैसे वाला है, कोई कहाँ पे पढ़ा रही हैं मैम? पढ़ा रहे हैं दूसरे तरफ का पैराग्राफ, 33 में सेकंड पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं। सेक्टर्स इन द टर्म ऑफ ओनरशिप नंबर प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, यही पढ़ाना था ना? अच्छा बोलो, यही पढ़ाना है ना? इसको कंटिन्यू किया जाए ना? यस मैम। तो चलो यहीं पे तो पढ़ा रहे हैं, आओ आगे। The purpose of the public sector is not just to earn profits. Governments raise money through taxes and other ways to meet expenses on the services rendered by it. सरकार क्या करती है? Raise money through taxes. पैसा बटोरती है, इकट्ठा कर लेती है, और अपने आमदनी को जब इकट्ठा कर लेती है, पैसे उसके पास आ जाते हैं, तो उन्हीं पैसों से वो हमें कई तरह की सेवाएं देती है। वही पब्लिक फैसिलिटीज में, जिसको हम लोगों ने पिछले लेसन में भी पढ़ा था, पब्लिक फैसिलिटीज, लोक सेवाएं। तो वैसी सेवाएं देने के लिए सरकार ही रेस्पॉन्सिबल है, सरकार ही जिम्मेदार है। और इस तरीके से जो पब्लिक सेक्टर्स हैं उसका मालिकाना हक सरकार के पास होता है। बहुत कम और वाजिब दाम पर लोगों को उसकी सेवाएं दे दी जाती है, क्योंकि यदि उसमें लॉस भी होता है तो उस लॉस को वहन करने का जो क्षमता है वो सरकार के पास है। एक आम आदमी कितना लॉस वहन करेगा? दिक्कत होगी, फिर वो अपना बिजनेस आगे नहीं बढ़ा पाएगा, तो फिर वो कैसे काम करेगा? तो इसीलिए उसका मोटिव होता है अर्न प्रॉफिट। किसका? प्राइवेट का। लेकिन यही पब्लिक सेक्टर में क्या है? तो यहाँ पे है लोगों को अधिक से अधिक फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड मोर एंड मोर फैसिलिटीज टू द पब्लिक। मॉडर्न
day government spend on a whole range activities. What are these activities? Why do government spend on these such activities? Let us find out. आज के समय में सरकार विभिन्न मदों पर इस टैक्स के पैसे को, टैक्स कलेक्शन को खर्च करती है। आखिर सरकार क्यों खर्च करती है? चलिए हम लोग देखते हैं किन किन जगहों पे सरकार इन पैसों को, इन टैक्सेस को इन्वेस्ट करती है। There are several things needed by the society as a whole, but which the private sector will not provide at a reasonable rate. बहुत जरूरी चीज है यहाँ, इसीलिए उसको बोल्ड लेटर में लिख दिया गया। क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि समाज में सबको उसकी आवश्यकता है, समाज में हर एक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी इंसान खर्च करने के लिए तैयार नहीं होगा क्योंकि उसमें उसको फायदा नहीं होगा। पर्सनली आदमी पैसा वहीं इन्वेस्ट करना चाहता है जहां से उसका इनकम बढ़ेगा, लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जिसकी जरूरत तो सबको है लेकिन उस पर इन्वेस्ट करने के लिए लोग तैयार नहीं होंगे। अब वहां पे उनको कौन इन्वेस्ट करेगा, वहां पे पैसा कौन इन्वेस्ट करेगा? तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी। कैसे? Why? Some of these need spending large sum of money. इसमें से कुछ लोगों को जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा पैसे को खर्च करने की, और which is beyond the capacity of the private sector. जब पैसा बहुत ज्यादा खर्च होगा तो ये किसी भी प्राइवेट सेक्टर के क्षमता के बाहर है। इतना ज्यादा पैसा कोई भी प्राइवेट सेक्टर वाला बिना मुनाफा के इन्वेस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होगा। तो फिर ये सारी सुविधाएं समाज के लोगों को कैसे दी जाएंगी? Also collecting money from thousands of people who use these facilities is not easy. इसको इकट्ठा करने का भी काम, कैसे पैसा इकट्ठा करना है हजारों लोगों से। मान लो सरकार यदि बिजली हमें उपलब्ध करती है, सरकार हमें बिजली उपलब्ध करवाई, और मान लो हम उस बिजली का जो बिजली बिल है वो यदि कलेक्शन होता है, तो हर एक व्यक्ति से बिजली बिल को कलेक्ट करना सरकार के लिए कितना मुश्किल है। देखते हो बहुत सारे लोग बिना बिल चुकाए भी अपना काम करते रहते हैं, बहुत सारे लोग चोरी से भी लाइट जलाते रहते हैं। गांव में तो ये बहुत देखने को मिलता है, तार खींच लिए हैं इधर घर के पास ही में है मैम। हाँ देखो बता ही रहे, मेरे घर के गाँव पास में 60-70% लोगों के पास नहीं है मैम। हाँ गांव में हम भी फ्री में 60-70%। चलाते हैं। तब यही सब दिक्कत है। अब मान लो फ्री का वो बिजली कंज्यूम कर रहा है, लेकिन उसके रोज ऊपर आके खर्च इधर आ रहा उधर है ना करते बनाने रहते में। हाँ उसके ऊपर खर्च आ रहा है। आखिर वो पैसा कौन इन्वेस्ट करेगा? अब कोई प्राइवेट को यदि सौंप दो कि बिजली का सप्लाई दो, तो घर से घुस के पैसा निकाल लेगा, निकालेगा कि नहीं निकालेगा? और जितना उसका आमदनी लगेगा उसे वो ज्यादा वसूल लेगा। तो अब ये गरीब लोगों के इसलिए मोदी से बाहर हो जाएगा, वो नहीं पे कर पाएंगे। तो ऐसे जगहों पर पैसा कौन करता है? यानी बिजली की जरूरत तो सबको है, लेकिन वहां पर यदि हम बिजली को उत्पन्न करवाते हैं, यदि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा लागत आती है, और उतना ज्यादा लागत को वहन करने के लिए, उसको बर्दाश्त करने के लिए कोई इंडिविजुअल पर्सनली प्राइवेटली नहीं रेडी होगा। तो वैसे कंडीशन में इन्वेस्ट करने के लिए सरकार सामने आती है, और सरकार वैसे जगहों पर इन्वेस्ट करती है, और वैसे ही सर्विसेज को पब्लिक सर्विस के थ्रू दिया जाता है, और इसको हम लोग पब्लिक सेक्टर में काउंट करेंगे। कौन मालिक हुआ, कौन इसको चलाया, कौन इसका पैसा कलेक्ट किया? तो गवर्नमेंट। यदि उसमें लॉस भी आता है तो गवर्नमेंट उसको मैनेज कर लेती है, लेकिन किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को लॉस आएगा तो वो मैनेज करने को तैयार नहीं होगा। वो या तो बंद कर देगा अपना काम, या तो लोगों के घर जाके जबरन वसूली करेगा, जिससे तरह तरह से सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब हो। तो वही चीजें दी गई है। इसके अलावा भी कई एग्जांपल्स हैं, तुम लोग देखते होगे अपने आसपास में सरकार कहाँ से देती है, कैसे देती है। जैसे तुम्हारा प्राइमरी स्कूल ही है, बहुत सारे गरीब बच्चे भी उसमें पढ़ते हैं, उनका फी बहुत कम लगता है, उनको ऊपर से स्कॉलरशिप भी मिलता है, उनको ड्रेसेस मिलती है, बुक्स मिलती है। यदि सरकार पैसा देना बंद कर देगी तो वहाँ के टीचरों को तो तनख्वाह मिलेगा ही नहीं, मिड डे मील की व्यवस्था कैसे होगी, और बाकी प्यून्स और बाकी लोग कैसे कैसे वहाँ पे इनकम कर पाएंगे? ये संभव हो पाएगा क्या? तो ये इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट उनके ऊपर स्पेंड करने के लिए तैयार होती है। गवर्नमेंट कहाँ से स्पेंड करती है? तो उसी पैसे को इन्वेस्ट करती है जो हमारे थ्रू टैक्स में उसने कलेक्ट करके रखा हुआ है।
Krishna, your voice is lagging. Please mute yourself. मैम का आवाज नहीं है। तुम डिस्टर्ब हो ना, मैम का तुम्हारे आवाज आ पास रहा है। नेटवर्क डिस्टर्ब है, बाकी सब लोग ठीक है, तो तुम बोल के बाकी लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो। तुम्हारे घर के आवाज नहीं आ रहा। आस क्या है, मैम कैसे इसके लैगिंग होता है तो फिर प्रॉब्लम होता है मैम। हाँ लैगिंग होते, थोड़ा सा शांत हो जाओ, फिर थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। बाकी बच्चों के लिए नॉर्मल है, फिर तुम क्यों परेशान हो रहे हो? आवाज नहीं आ रहा है आपका। ठीक है, तो म्यूट करते हैं सबको, हम अपना पढ़ाएं, मैम बाद जाने में दीजिए, तुम कम रिकॉर्डिंग खोपड़ी सुन है। लेना। चलो ठीक है। All collecting money from thousands of people who use these facilities is not easy. जो सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग जो इस फैसिलिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे पैसा कलेक्ट करना भी बहुत आसान नहीं है। Even if they do provide these things, they would charge a high rate for their use. यदि वो दिए भी जाएंगे, ये सारी फैसिलिटीज यदि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा दिया भी जाएगा, तो क्या होगा, वो उनके लिए बहुत ज्यादा पैसा मांगेंगे। जैसे यदि हम लोग सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाएं, तो उसका जो हमारे पास फी लगता है, हमें जो उसके लिए भुगतान करना पड़ता है। और किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में चले जाते हैं, किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहाँ एंट्रेंस फी ही 500,000 रुपीज रहता है, बिना किसी जांच के, बिना किसी काम के। 500,000 रुपया उसकी फीस ही होती है, जो हमें पहले चुका के तब एंट्री करना पड़ता है। और वही यदि हम लोग किसी सरकारी बहुत अच्छे हॉस्पिटल में चले जाएं, तो मैक्सिमम 20 से 25 रुपया हमारा टिकट का चार्ज रहेगा, उससे हमारा स्लिप तैयार हो जाएगा और हम किसी स्पेशलिस्ट को दिखा लेंगे। और जो सामने स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्र है, ये सारे चिकित्सालय में तो, डिस्पेंसरीज में तो 2 रुपए का टिकट लगता है, जिसमें तुम जाके आसानी से MBBS डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवा ले सकते हो। तो ये सारी चीजें जो यदि हम प्राइवेट इंडिविजुअल से लेते हैं, तो काफी ज्यादा उस पर हमें खर्च करना पड़ेगा, जो एक गरीब आदमी के लिए, जो एक सामान्य तबके के आदमी के लिए संभव नहीं है। तो ऐसी जगहों पर जो चीजें, जो सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाती है, उसको हम लोग पब्लिक फैसिलिटी कहते हैं। और इसकी मालिक जो होती है, वो कौन होती है? गवर्नमेंट होती है। और ऐसे सेक्टर को हम लोग पब्लिक सेक्टर भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स आर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, सड़कें बनवाना, ब्रिजेस, पुल बनवाना। बताओ पुल बनवाना कितना खर्चीला है? कोई आदमी खुद से पुल बनवा देगा? बहुत तुम लोग सुनते होगे कि टिस्को है, टाटा का बहुत इनकम है, रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, उसके मालिक के पास इतना पैसा है, वर्ल्ड के वो अमीर आदमी। तो सुने हो कि रिलायंस का कोई मालिक बनवा रहा है या टाटा इस पुल को बनवा रहा है, वो इन्वेस्ट करेंगे ऐसे जगहों पे, लेकिन उसकी तो जरूरत सभी को है। क्यों? क्योंकि उसको तो हर कोई करना चाहेगा। सड़कों को भी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो सड़कों की व्यवस्था करवाए, लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करे। अब ऐसे जगहों पर जब सरकार पैसा इन्वेस्ट करती है, सरकार लोगों को रोजगार देती है, तो वो किसमें आ जाता है? पब्लिक। Examples are construction of roads, bridges, railways, harbors, generating electricity, providing irrigation through dams, etc. Thus, government have to undertake such heavy spending and ensure that these facilities are available for everyone. इसीलिए सरकार ऐसा करने का प्रयास करती है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर एक व्यक्ति तक, everyone, इस सुविधा से लाभ उठाए, हर एक व्यक्ति को इस सुविधा का फायदा पहुंचे, इसके लिए सरकार हमेशा प्रयासरत रहती है। There are some activities which the government has to support. कुछ क्रियाकलाप भी ऐसे होते हैं जिसमें सरकार को सपोर्ट करना पड़ता है। The private sector may not continue their production or business unless government encourages it. For example, selling electricity at the cost of generation may push up the cost of production of goods in many industries. Many units, especially small-scale units, might have to shut down. Government held steps in by producing and supplying electricity at rates which these industries can afford. Government has to bear part of the cost. कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी संस्था को, किसी चीज को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन के लिए सरकार को उसका भार वहन करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, उसके मालिक कौन है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं। लेकिन वहां पर यदि उस इंडस्ट्री में यदि वो काम कर रहे हैं, कल कारखानों में यदि प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहां उनको बिजली की आवश्यकता है।
और जब उतना ज्यादा वो बिजली का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए उनको बहुत ज्यादा बिल भी चुकाना होगा, तो सरकार उनके लिए रियायत बरतती है। यदि वो अपना बहुत बड़ा भाग आमदनी का केवल बिजली का बिल ही चुकाने में लगा देंगे तो वो बाकी प्रोडक्शन के लिए जो भी इनपुट्स है वो कैसे लाएंगे। तो इसीलिए सरकार उनको बहुत ही रियायत दाम पर बिजली प्रोवाइड करती है। बहुत सारी सुविधाएं हैं, उन्हें बहुत कम रेट पर लीज पर लैंड दे देती है, जमीन दे देती है कल कारखानों को स्थापित करने के लिए, बहुत कम रेट पर उन्हें बिजली देती है, बल्कि उसका जो खर्चा आता है उसका कुछ अंश सरकार भी वहन कर लेती है, क्योंकि इनको मदद की जरूरत है। कौन मदद करेगा? पार्टनरशिप मैम। वो तो पीपीपी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वो तो अब कर रही है सरकार। जैसे तुम लोग सुन रहे कि रेलवे में भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होने वाला है, तो वो दैट इज डिफरेंट। यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी में भी है, क्योंकि जो सरकार काम कर रही है, तुम लोगों को कैसे कल बताया कि सरकारी संस्थान जितने भी है वो बहुत स्लो और लॉस में हो जा रही, क्योंकि लोग बहुत लापरवाही करते हैं और सरकार को सोचते कि हमारा ही तो है, फायदा करवाने में उसको नहीं समझते कि हमारा फायदा हो, लेकिन जहाँ पैसा रखना होता है वहां समझते हमारी तो है, हमारी तो सरकार है, हम आज दे या कल दे या न दे, तो इससे तो लॉस होगा ना। और वही प्राइवेट यदि वहां रहेगा तो वहां अलर्ट हो जाएंगे, सब खुद ही चार्ज बढ़ जाएगा, तो देना ही है, वसूल हो जाएगा और इनकम इंक्रीज हो जाएगी, गवर्नमेंट उतना लॉस में नहीं रहेगी। इसी वजह से और वर्किंग स्टाइल में भी बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, कम मजदूरों से ज्यादा काम लेने लगेंगे लोग, तो इससे क्या हो जाएगा, कम ही लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो इससे जो खर्चा भी है वो भी जो मालिक है, ओनर है, उसका कम हो जाएगा और उसको प्रॉफिट होने लगेगा। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको सरकार का मतलब क्या है, वो तो 5 साल के लिए आई है जिसको हम लोगों ने चुनकर बनाया, लेकिन उसके पीछे जो काम करने वाले परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं, कई बार हम लोगों ने इसकी चर्चा की, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं, वही दिमाग लगाते हैं कि क्या हम करेंगे, कैसे करेंगे तो हमें ज्यादा मुनाफा होगा, हमें क्या करना है तो हमारी कंट्री अच्छे प्रोग्रेस में आएगी और हम लोगों का जीडीपी बेटर होगा, हमारा जो फाइनेंशियल इनकम है, वो फाइनेंशियल हमारी जो इकोनॉमी है वो पहले से अच्छी और मजबूत बनेगी। ये सब वो लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, इसके ऊपर रिसर्च करते हैं और फिर वो अपना सजेशंस रखते हैं, फिर उसके बाद इसको सेट किया जाता है कि क्या किया जाए, कौन सा स्टेप लिया जाए तो हमें फायदा होगा। कृष्णा है क्या? फिर आज उसके तरफ से जैसा डिस्टरबेंस वाला साउंड आता है वैसा आ रहा है, कहीं से वो डिस्टर्ब कर रहा है। कृष्णा म्यूट करो अपने आप मैम, को। वही डिस्टर्ब करता है और सबको बोलता है म्यूट करने कृष्णा के म्यूट लिए। कर लो बेटा। यस मैम। ठीक है बेटा, कृष्णा म्यूट कर लो बाबू। चलो, There are some activities which the government has to support. इसमें हम लोगों ने देखा कि selling electricity at the cost of generation में push up the cost of production of goods. यदि मैम कृष्णा बेचारा मीटिंग में है ही नहीं, वो वही तो कह रहे कि वो तो इधर दिखाई ही नहीं दे रहा, कहाँ है कि वो डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि उसी के माइक से जैसा आवाज आता है ना वाइब्रेटिंग टाइप का, वैसे ही आवाज आ रही है। अभी तो शांत हो गया, लग रहा अभिनव का था क्या। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग म्यूट कर लो, बस थोड़ा सा टॉपिक रह गया, इसको कंप्लीट कर लिया जाए। और many units, especially small scale units, might have to shut down. और यदि लोगों को फायदा नहीं होगा तो छोटे छोटे जो यूनिट्स है उन्हें बंद कर देना पड़ेगा। Government here steps in by producing and supplying electricity at rates which these industries can afford. Government has to bear part of the cost. सरकार को इसके लागत का कुछ अंश बर्दाश्त करना पड़ता है। Similarly, the government in India buys wheat and rice from farmers at a fair price. वैसे जो पीडीएस वाला जो तुम लोग पढ़े कि सरकार तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीद लेती है, लेकिन पीडीएस में तो वो बहुत सस्ते दामों पर बिचवाती है, तो उसको लॉस होता होगा, तो उस लॉस को वो खुद बर्दाश्त करती है। कोई आम आदमी, प्राइवेट इंडिविजुअल उसको क्यों बर्दाश्त करेगा, वो तो चाहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा लें। तो जो गरीब हैं, जिनको 2 रुपए किलो और 3 रुपए किलो राशन दिया जाता है, वो कैसे खरीद पाएंगे। तो इसको भी मैनेज करने का काम गवर्नमेंट अपने एफर्ट पर ही करती है। This it stores in its godowns and sells at a lower price to consumers through ration soaps. You have read about this in chapter on food security in class 9. The government has to bear some of the cost. In this way, the government supports both farmers and consumers. ऐसे जगहों पर सरकार दोनों को मदद पहुंचाती है, किसानों को भी
मिनिमम सपोर्ट प्राइस को फिक्स करके, और कंज्यूमर्स को भी जो बहुत गरीब हैं, जो बीपीएल हैं, जो एएवाई वाले लोग हैं, अंत्योदय अन्य योजना के तहत है, उनको बहुत ही सस्ते रेट पर इन सारे फूड ग्रेन्स को उपलब्ध करवाती है और उनको भी फायदा पहुंचाती है और किसानों को भी फायदा पहुंचाती है। There are a large number of activities which are the primary responsibility of the government. The government must spend on these. कुछ ऐसे भी क्रियाकलाप हैं, ऐसी क्रियाएं हैं, ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसको कि सरकार की प्राथमिकता बन जाती है पूरा करने के लिए, यानी जो सरकार की प्राथमिकता होती है उसे सरकार पूरा करने के लिए जिम्मेदार है और वो उसको ही करना है, चाहे वो जैसे भी करे। जैसे द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दिस, प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी फॉर ऑल इज वन एग्जाम्पल। जैसे कि हम लोगों ने प्राइमरी स्कूल की बात की, जैसे कि हम लोगों ने हेल्थ सिस्टम का बात किया, जो प्राथमिक हर जगह है ना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC, तो इन सब में लोगों को ट्रीटमेंट सही तरीके से मिल सके, छोटे छोटे इलाके में, छोटे छोटे गाँव में, कस्बों में, इसके लिए डॉक्टर्स की नियुक्ति करना, वहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं करना, ये सरकार के हाथ में है, सरकार को ही करना है। वरना जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं, जो शहरों में नहीं होते या जो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे, उतना पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे जो कि प्राइवेट डॉक्टर से लेते हैं, तो कहाँ से वो अपना ट्रीटमेंट करा पाएंगे। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने नागरिकों को सही तरीके से चिकित्सा मीन्स मेडिकल फैसिलिटी और विद एजुकेशन मीन्स शिक्षा और चिकित्सा का प्रबंध सरकार अपने स्तर से करे। इसीलिए सरकार इन सारे जगहों पर खर्च करने के लिए वचनबद्ध है, जिम्मेदार है और करवाती है। We have discussed some of these issues in the first chapter. Running proper schools and providing quality education, particularly elementary education, is the duty of the government. India's size of illiterate population is one of the largest in the world. जो भारत में इलिटरेट मतलब अशिक्षित, निरक्षर लोगों की आबादी भारत की जो है वो बहुत ज्यादा है। दुनिया में जो बहुत ज्यादा अनपढ़ लोग हैं या निरक्षर लोग हैं जिस देश में, उसके ही कैटेगरी में भारत भी आता है। बहुत ज्यादा लोग यहाँ भी अभी तक इस जमाने में भी इलिटरेट, निरक्षर या अशिक्षित हैं। Similarly, we know that nearly half of India's children are malnourished and a quarter of them are critically ill. We have read about infant mortality rates. The infant mortality rate of Odisha 52 और मध्य प्रदेश 55. जो हम लोगों ने बिहार, महाराष्ट्र और केरला का पढ़ा था फर्स्ट लेसन में, उसी चीज को यहाँ दिया गया कि हमारे देश में बहुत सारे लोग अशिक्षित तो हैं ही, बहुत सारे बच्चे कुपोषण के भी शिकार हैं, माल न्यूट्रिशन के भी शिकार हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें समुचित तरीके से खाद्य पदार्थ, भोजन सामग्री सही समय पर उन्हें जो न्यूट्रिएंट, जो पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिल पाते और इनकी भी व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि उनके पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाते और वो कमजोरी के शिकार होते हैं, समय से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है और उनको सरकार भी बचा पाने में समर्थ नहीं रहती। तो इसके लिए भी सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को भी अंडर नॉरिश्ड होने से बचाए और इसको बचाने के लिए सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उसको लोगों को जागरूक करना होगा, शिक्षित करना होगा, PDS के तहत अच्छे से लोगों को अनाज भेजना होगा, फूड ग्रेन्स भेजने होंगे, जिससे कि वो अपनी जो भी नीड्स है उसको फुलफिल कर सकें। Government also needs to pay attention to aspects of human development such as availability of safe drinking water, housing facilities for the poor, and food and nutrition. It is also the duty of the government to take care of the poorest and the most ignored regions of the country through increased spending in such areas. अब मान लो रिमोट एरिया है, अरुणाचल में सड़क बनवाने की जरूरत पड़ रही है, लद्दाख में सड़क बनवाने की जरूरत पड़ रही है, कौन बनवाएगा? कौन प्राइवेट इंडिविजुअल जाके अपना पैसा खर्च करेगा? सीमा पर लड़ने के लिए फौज और ये सारे हेलीकॉप्टर और बड़े बड़े जो हमारे
रडार्स हैं, इसको कौन लगाएगा, कौन यहाँ इन्वेस्ट करेगा? ये सब तो गवर्नमेंट को करना है, क्योंकि हर चीज की जिम्मेदारी तो सरकार को निभानी है। तो वो कहाँ से करेगी, कैसे करेगी? तो हमारे टैक्सेस जो कलेक्ट होता है उसी से वो करती है, और वो अपने अंडर में जिस भी काम को लेती है, जिस सेक्टर को लेती है, उसको हम लोग पब्लिक सेक्टर के रूप में जानते हैं। जिस सेक्टर का मालिक, जिस सेक्टर का ओनर कोई प्राइवेट होता है तो उसको हम लोग प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, और जिस सेक्टर का मालिक गवर्नमेंट होती है, जो सेक्टर गवर्नमेंट द्वारा ओन होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पब्लिक सेक्टर। Now your lesson is over. Let us see what is given here in summing up. In this chapter, we have looked at ways of classifying economic activities into some meaningful groups. One way of doing this is to example whether the activity relates to the primary, secondary or tertiary sector. You have to also relate the activities, whatever is going on in your home also. तुम्हारे घर में भी इस तरह के एक्टिविटीज में जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे, तुम खुद से उसको कंपेयर करके देखोगे कि वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, सेकेंडरी में आता है या टर्शरी में आता है। दूसरा चीज, the data for India for the last 30 years shows that while goods and services produced in the tertiary sector contribute the most to GDP, the employment remains in the primary sector. क्या पता चल रहा है कि ज्यादा जीडीपी में योगदान किसका है? टर्सरी और सेकेंडरी का, लेकिन लोग कहाँ सबसे ज्यादा काम में लगे हुए हैं? तो प्राइमरी सेक्टर में लोग प्राइमरी। We have also seen what all can be done for increasing employment opportunities in the country. Another classification is to consider whether people are working in organized or unorganized sector. यहाँ पे एक और चीज दिया गया है कि एक बात पे हमने और भी विचार किया कि जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट में चाहे वो प्राइमरी में हो, सेकेंडरी में हो या टर्सरी में हो, वो कैसे सेक्टर में, किस शर्तों पे उन्हें काम करना पड़ रहा है, उनके लिए वर्किंग कंडीशंस कैसे हैं, क्या वो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में है, उनके लिए पेड लीव अवेलेबल है, उनके लिए ईपीएफ है, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज है, उनके लिए बाकी सुविधाएं हैं या नहीं है, किन शर्तों पे वो काम कर रहे हैं, क्या वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत है, संगठित क्षेत्र में है या असंगठित क्षेत्र में है। फिर यहाँ भी हम लोगों ने देखा कि असंगठित क्षेत्रों में मजदूरों की संख्या ज्यादा है। फिर अगला टॉपिक हमने क्या देखा? मोस्ट पीपल आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स एंड प्रोटेक्शन इज नेसेसरी फॉर देम। ज्यादातर लोगों की संख्या कहाँ है? तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, इसीलिए उनको भी सुरक्षित रखना, उनको भी प्रोटेक्ट करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। We also looked at the difference between private and public activities and why it is important for public activities to focus on certain areas. हमने लास्ट टॉपिक में ये भी डिस्कस किया कि what is difference between public and private activities. पब्लिक यानी लोक क्रियाएं और जो व्यक्तिगत क्रियाएं हैं उनमें क्या अंतर है, और क्यों पब्लिक एक्टिविटीज में सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ता है। यदि सरकार इन्वॉल्व ना हो तो उन कार्यों को करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, ना ही कोई व्यक्ति इंडिविजुअली लॉस उठाने के लिए तैयार होगा। जब ऐसा कंडीशन होगा तो फिर कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा, देश का सबसे निचला तबका कैसे किसी भी सुविधा को प्राप्त कर पाएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम पब्लिक सेक्टर को सहयोग करने के लिए समय समय पे अपना टैक्स चुकाते रहें, अपने फर्ज निभाते रहें, और जितना हो सके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ अपने ध्यान को रखते हुए अपना डेवलपमेंट करते रहें। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस consider about the topics which we have studied and whatever problem which you are facing, and if there is any concept which is not clear to you, you are welcome to ask. बोलो मैम। हाँ बेटा बोलो। TISCO क्या होता है मैम? हमारा नेटवर्क थोड़ा। सिस्को एक कंपनी है, जैसे सिस्को एक कंपनी है वैसे वो सिस्को भी एक कंपनी है। और बोलो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। मैम ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो सैलरी से पैसा कटता है पेंशन के लिए और वो नहीं कटवाना चाहे कोई तो क्या करेगा? तो एप्लीकेशन दे देगा कि हमको नहीं कटवाना है। क्या इसको किया जाए? हाँ बेटा बोलो। बोलो।
बोलो क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ बोलो, मैम मैम बोल रहे, आवाज लैगिंग हो रही है। हाँ नहीं सुनाई दे रहा बेटा। मैम ऑर्बर्स क्या होता है? हार्बर्स, हार्बर्स मतलब बंदरगाह। पोर्ट जानते हो? पोर्ट, पोर्ट के ऊपर विचार किया तुम लोगों ने? क्या? पोर्ट, पोर्ट जानते हो? पोर्ट किसको कहते हैं? बंदरगाह, जहाँ समुद्र के किनारे क्या होता है, जहाज आके लग जाते हैं। एक सी पोर्ट होता है, एक हार्बर होता है ना। तो वहां पर क्या होता है कि जब समुद्र में कोई भी जहाज चलता है तो जहाज काफी अंदर घुसा हुआ होता है। कहाँ पर? पानी के अंदर। तो उसको बहुत गहरा पानी चाहिए होता है। तो यदि वो पानी में चला आ रहा है, चला आ रहा है, जब किनारे आएगा तो पानी का जो डेप्थ है वो घट जाएगा, घटेगा ना। तो जैसे मानो यस इतना जहाज हमें दिखाई दे रहा है ऊपर, तो इतना पार्ट उसका नीचे भी है। कहाँ? पानी के अंदर। तो जब वो किनारे आने लगेगा तो उसका तल जो है वो पानी में रगड़ खाने लगेगा और वो नहीं आ पाएगा। तो चूंकि वो बहुत बड़ा है, दैट इज ह्यूज, बहुत विशालकाय है, तो वो क्या होता है, समुद्र के बीच में ही रुक जाता है। ठीक है, वहीं पे लंगर डाल दिया जाता है, उसी को हार्बर कहते हैं। लंगर डाल देता मतलब बहुत बड़े बड़े हुक जैसे बने रहते हैं रस्सी में। हुक जानते हो ना, उसको एंकर भी कहा जाता है। और वहां पे अलग अलग पोल्स होते हैं, उनमें उसको फंसा दिया जाता है। और उसके बाद वो जब वहां जहाज रुक जाती है तो उसको फिर बगल से जो पोर्ट होता है, पोर्ट मतलब जहां पर किनारा, वहां पे बना लिया जाता है जगह एकदम, वहां से सामान को लाने ले जाने के लिए छोटे छोटे शिप या स्टीमर्स को लगा दिया जाता है। वहां से वो लोग क्या करते हैं, हार्बर के पास जा करके सामान अपना उठाते हैं और किनारे किनारे पहुंचाते जाते हैं, क्योंकि वो सारा जहाज से सामान तुरंत उतरवा के किनारे रख पाना संभव नहीं होता है। तो यहाँ से अब लोगों को भी उतर करके दूसरे जगह जाने के लिए, चाहे ये सारी व्यवस्थाओं को करने के लिए सरकार ही व्यवस्था करती है, कोई पर्सनली पोर्ट्स या हार्बर्स की व्यवस्थाओं को उपलब्ध नहीं करा पाएगा, ये प्राइवेट सेक्टर्स नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी लागत भी बहुत ज्यादा है और इसमें लोगों का आवागमन भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पर लोगों को जरूरत होगी कि हाँ कहीं से हमें सपोर्ट मिले ताकि ये सारी सुविधाएं हमारी अच्छी रहे। जैसे किसी को सुने हो क्या, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल रेलवे लाइन बिछवाया है, रेल का पटरी कोई अमुक कंपनी